अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे राइटिंग स्किल्स और टेक्निकल राइटिंग। मतलब आजकल आप देख लें हर चीज़ के लिए ना स्किल्स मैटर करती हैं। आप चाहे राइट कर रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उस चीज़ में ना आपको स्किल्स होनी चाहिए। मतलब राइटिंग हर कोई लिख लेता है, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है स्किल्स का। किसी के पास ज़्यादा स्किल्स होती हैं, जो प्रोफेशनल हो गए, जैसे राइटर हो गए, और उसके बाद जो हाई क्लास ओहदों पर हैं उनकी जो राइटिंग होगी वो डिफरेंट होगी। तो इसी तरीके से स्किल्स होती हैं कुछ जो राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंस होती हैं, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। राइटिंग आप देख लें एक हिस्सा बन चुका है ना ज़िंदगी का। आप टाइप करते हैं, आप मैसेज करते हैं, ये भी एक राइटिंग है। उसके बाद आप कोई भी इंटरनेट पे आ जाएं, आप कोई फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, या कोई भी मतलब सोशल मीडिया पे आप पोस्ट वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे आप राइट करते हैं। आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, वहाँ पे आप पहले राइटिंग करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन, नाम वगैरह। तो उसके लिए ना आपको एक स्किल्स चाहिए होती है। आपने कोई स्कॉलरशिप लेनी है, उसके लिए आप एप्लीकेशन देंगे, आपने छुट्टी लेनी है, तो हर चीज़ के लिए स्किल्स मैटर करती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राइटिंग क्या होती है। राइटिंग इज़ अ मीडियम ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन दैट रिप्रेजेंट लैंग्वेज विद साइन एंड सिंबल्स। मतलब ये जब इंसानी गुफ्तगू का एक मीडियम है जिसमें हम जो ज़बान है ना वो साइन और सिंबल की इस्तेमाल करते हैं, मतलब इशारे और अलामात इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, गुफ्तगू के लिए, तो उसे हम कहेंगे राइटिंग। या इसके बाद द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लैंग्वेज विद सिंबल्स और लेटर्स, या अपनी ज़बान को सिंबल्स और लेटर्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करना, इसे भी आप राइटिंग कह सकते हैं। तो इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। राइटिंग जो है अ वे ऑफ कम्युनिकेशन है, एक गुफ्तगू का ज़रिया है। उसके बाद विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच, मतलब आपकी जो लैंग्वेज है और आप जो अल्फाज बोलते हैं उसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब आप उसे लिख लेते हैं, कंपोजिशन है। उसके बाद स्पीकिंग एंड राइटिंग आर एक्टिव स्किल्स, ये एक्टिव स्किल्स हैं। उसके बाद जो दूसरी है ना, लिसनिंग हो गया और रीडिंग हो गया, वो हो जाती है पैसिव स्किल्स। अच्छा, यूज्ड व्हेन रिसीवर इज नॉट फिजिकली नियर। तो इसका ये मतलब हो गया कि मतलब स्पीकिंग जो है वो तो हम आमने सामने गुफ्तगू कर लेते हैं ना, मतलब कोई इंसान है हमारे साथ ठहरा है, हम उसके साथ स्पीकिंग करेंगे, हम राइटिंग नहीं करेंगे, हम उसे लिख के नहीं बताएंगे भाई हम ये कहना चाहते हैं। तो ये उस टाइम यूज़ होती है जब कोई चीज़ दूर हो। मतलब आपने अब लाहौर में किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से बोल के तो उसे नहीं बताएंगे ना, तो आप एक एप्लीकेशन टाइप करेंगे, राइट करेंगे, वो फिर आप उसे सेंड करेंगे। तो राइटिंग जो है उस टाइम होती है जब जो रिसीवर है, रिसीवर मतलब जिसे आप भेज रहे हैं, जो आपसे वो रिसीव करेगा उसे रिसीवर कहते हैं, तो वो फिजिकली नियर ना हो, आपके करीब ना हो, मतलब दूर हो, तो उस टाइम जो है राइटिंग यूज़ होती है। इसका बाद देखेंगे हम राइटिंग प्रोसेस क्या होता है। डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, इसकी जो है 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आ जाती है मैनिपुलेशन, दूसरी आ जाती है स्ट्रक्चरिंग, तीसरी आ जाती है कम्युनिकेशन। सबसे पहले देखेंगे हम मैनिपुलेशन क्या होता है। साइकोमोटर एबिलिटी टू फॉर्म वर्ड्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट्स, मतलब आप अपनी साइको के साथ जो आपकी एबिलिटी है, आपकी सलाहियत है, जिससे आप अल्फ़ाबेट्स को मिला के वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है, वो हो जाती है मैनिपुलेशन। उसके बाद हो जाता है स्ट्रक्चरिंग, टू ऑर्गेनाइज लेटर्स इनटू वर्ड्स, वर्ड्स इनटू फ्रेजेस, क्लासेस एंड सेंटेंसेस। मतलब सबसे पहले आप वर्ड बनाते हैं, उसके बाद जो वर्ड हैं 2-3 वर्ड को मिला के आप फ्रेजेस बनाते हैं, फिर उनको मिला के क्लासेस बना देते हैं, फिर उसके बाद एक सेंटेंस बन जाता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरिंग। उसके बाद थर्ड जो है वो कम्युनिकेशन, वो एंड में आ जाता है गुफ्तगू। इट इज़ अल्टीमेट गोल ऑफ राइटिंग एज इंटरप्रिटेशन इन रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन इन लिसनिंग। ये जो कम्युनिकेशन मतलब हम जो है वो रिसीवर तक पहुंचाते हैं, अपनी बात को पहुंचाते हैं, उसके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये इसके 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली मैनिपुलेशन, दूसरी स्ट्रक्चरिंग, तीसरी आ जाती है कम्युनिकेशन।
इसके बाद अब हम इसके देखेंगे कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले जो होता है वो होती है रीज़नेबल स्पीड, मतलब आपकी जो स्पीड है वो रीज़नेबल होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल होनी चाहिए, ना ज़्यादा स्लो हो ना ज़्यादा तेज़ हो। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग जो है वो करेक्ट होने चाहिए। मतलब देखें ना, स्पेलिंग चेंज होने से मतलब बदल जाते हैं। अब WEAK और WEE, तो उन दोनों में डिफरेंस है। तो इसके बाद अप्रोप्रिएट वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, करेक्ट कंजक्शंस, सही जगह पे सही कंजक्शंस यूज़ करनी है, इफ़, बट एंड और, ये चीज़ें मतलब सही जगह पे आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद लॉजिकल सीक्वेंस हो, सीक्वेंस जो है वो लॉजिकल होनी चाहिए। मतलब आप अगर स्कूल के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें आप स्कूल को डिस्कस करेंगे, पार्क को नहीं। तो जो सीक्वेंस है वो लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए। उसके बाद ओवरऑल इम्पैक्ट उसका अच्छा होना चाहिए। और आपका जो सब्जेक्ट है और जो आपके रीडर्स हैं, मतलब आप एक बुक लिख रहे हैं तो आपको पहले रीडर्स को ध्यान में रखना होगा कि जो इसे पढ़ेगा तो उसकी साइकोलॉजी क्या है। तो ये आपने सबसे पहले आप अपने ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम इसकी जो है ना गाइडेड कंपोजिशन, मतलब इसकी जो कंपोजिशन है उसमें सबसे पहले आ जाती है कंट्रोल्ड राइटिंग। कंट्रोल्ड राइटिंग ये होती है कि आपको ना कंट्रोल कर दिया जाता है, आपको एक मखसूस कर दिया जाता है कि भाई आपने ये चीज़ लिखनी है। उसमें ये होता है कि लर्नर इज़ प्रोवाइडेड विद नेसेसरी स्ट्रक्चर्स, उसे नेसेसरी स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं। वोकेबलरी, थॉट्स, आइडियाज़ टू बी एक्सप्रेस्ड होते हैं, आइडियाज़ दे दिया जाता है, थॉट्स दे दिए जाते हैं। वोकेबलरी, भाई ये वोकेबलरी आपने यूज़ करनी है। टीचर जो है वो गाइड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। और उसके बाद ग्रेजुअली रिड्यूस्ड, उसे कम भी कर दिया जाता है। फाइनली द लर्नर राइट्स बाय हिज ओन, उसके बाद जो लर्नर है वो खुद उसे लिखता है। पहले मतलब उसे पूरा गाइड कर दिया जाता है। इसके बाद फर्स्ट टीचर राइट, पहले टीचर लिखता है, फिर उस वो टॉपिक डिफाइन करते हैं, फिर डिस्कस विद लर्नर, लर्नर के साथ डिस्कस करते हैं, फिर उसे मोटिवेट करते हैं, फिर उसके बाद उसका इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हेल्प आउट द लर्नर, फिर लर्नर की हेल्प करते हैं। ये हो जाती है कंट्रोल्ड राइटिंग। ये जो उसके बाद आ जाता है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग में ये होता है कि आपको ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया जाता, आपको कोई मतलब ज़्यादा गाइडेंस नहीं दी जाती। तो ये ज़्यादातर सीनियर्स के लिए इस्तेमाल होता है। टीचर प्रोवाइड लिमिटेड गाइडेंस, इनहांस कॉन्फिडेंस, फ्रॉम डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस, नो वोकेबलरी और मटेरियल इज़ प्रोवाइडेड। अब आप यूनिवर्सिटी में देख लें, यूनिवर्सिटी में टीचर्स आते हैं, वो आके हमें एक टॉपिक बता देते हैं, उस पर थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर वो कहते हैं कि वो इसे खुद लिखें ना, खुद वोकेबलरी ढूंढें, खुद मटेरियल ढूंढें। तो ये होती है फ्री राइटिंग। अपर लेवल पे मतलब फ्री राइटिंग यूज़ होती है। ये अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी राइटिंग स्किल्स, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर वेदर यू आर अ स्टूडेंट और टीचर, राइटिंग स्किल्स आर नेसेसरी इन टूडेज वर्ल्ड। जो राइटिंग स्किल्स है वो बहुत ही नेसेसरी हैं अगर आप टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं। Essays, reports, presentations, and research papers are just some examples. Writing, when used appropriately, presents a polished and professional image. Academic writing skills include strong composition, excellent grammar, and a consistent stylistic approach. मतलब वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, आप एसेज लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, ये जो है यूनिवर्सिटी के अंदर लिखे जाते हैं। तो उसमें आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। उसमें क्या है, आपने जो है एक प्रोफेशनल इमेज पेश करनी है अपनी राइटिंग की। और उसके बाद इसकी जो है कंपोजिशन वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एक्सीलेंस ग्रामर होनी चाहिए, और उसका जो स्टाइलिस्टिक अप्रोच है, मतलब राइटिंग का जो स्टाइल है वो भी अच्छा होना चाहिए, ताकि जो उसका इम्पैक्ट है वो अच्छा जाए। अच्छा, इफेक्टिव राइटिंग बेसिक्स सबसे पहले। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव राइटिंग बेसिक्स, मतलब कौन सी टिप्स हैं जो आप इस्तेमाल करके अपनी राइटिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये हम डिस्कस करते हैं। इसमें 5 ऐसी टिप्स हैं जिससे आपकी जो राइटिंग है वो इफेक्टिव हो जाती है। सबसे पहली क्या है, पुट द रीडर फर्स्ट, मतलब सबसे पहले हर चीज़ में आपको पहले रीडर की साइकोलॉजी समझनी होगी। आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, आप कोई बुक लिख रहे हैं, कि उसमें रीडर की साइकोलॉजी क्या है। तो पुट द रीडर फर्स्ट, यूज सिंपल वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, यूज jargon ओनली व्हेन नेसेसरी, राइट विद verbs एंड nouns फॉर्मेट टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी।
मतलब उसे पढ़ने के काबिल बनाएं, सिंपल वर्ड यूज़ करें, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करें, ज़्यादा मतलब मुश्किल अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करने, ज़्यादा लंबे जुमले भी इस्तेमाल नहीं करने। उसके बाद जार्गन उस टाइम यूज़ करने हैं जब ज़रूरत हो। उसके बाद राइट वर्ब्स एंड नाउन्स ये ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं ताकि आपकी जो राइटिंग है वो इफेक्टिव हो। अच्छा, पुट द रीडर फास्ट। अब हम इसे नंबर वाइज डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग, मतलब जब हम गुफ्तगू करते हैं किसी से तो उसमें जो मेन चीज़ होती है वो अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या वो हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, वो है तो कम्युनिकेशन है, अगर नहीं है तो वो फिर कम्युनिकेशन नहीं होगी। राइट टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करें, इम्प्रेस नहीं करना उसे, आपने खुद को एक्सप्रेस करना है। यूज़ वर्ड्स रीडर्स कैन पिक्चर, मतलब वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो रीडर के जहन में जाए, जो पढ़ने वाला है उसे अपने दिमाग में नक्श करे। टाई इन टू द रीडर्स एक्सपीरियंस, उसमें के बाद आपने एक्सपीरियंस देखना है रीडर्स का। मतलब आप एक बच्चे के लिए किताब लिख रहे हैं जो दूसरी तीसरी का बच्चा है तो आपने उसका एक्सपीरियंस देखना है, और अगर आप प्रोफेशनल लिख रहे हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए तो आपने उसका एक्सपीरियंस भी देखना होगा। व्हाट्स इन इट फॉर मी, उसमें मेरे लिए क्या है ये भी आपने देखना है। उसके बाद जो दूसरा है, यूज सिंपल वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। फॉर इंस्टेंस, एज पर आवर कन्वर्सेशन sorry conversation, I am enclosing here with a remittance of $25 for the balance due on my account। इसमें कितने वर्ड्स हैं? 18 वर्ड्स। As we discussed, here is the $25 remaining on my account। इसमें कितने हैं? 11 वर्ड्स हैं। Here is the $25 remaining on my account, 8 वर्ड्स। तो इसमें यह है कि जो थर्ड है वो हम इस्तेमाल करेंगे। अब जो पहला है वो बहुत ही लंबा सेंटेंस हो जाता है, तो वो पढ़ते पढ़ते ना मतलब वो फिर बोर हो जाता है जो रीडर है। आप ज़्यादा लंबे सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे तो रीडर जो है वो बोर होने लग जाता है। अच्छा, इसमें उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी टिप्स देख लेते हैं। टिप्स इसमें यह है कि अवॉइड वर्डी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। इसमें आप देखें, इन द अमाउंट ऑफ इसकी जगह फॉर इस्तेमाल करें, इन ऑर्डर टू इसकी जगह टू सिंपल इस्तेमाल करें, ड्यू टू द फैक्ट दैट इसके लिए आप बिकॉज इस्तेमाल करें, इन द इवेंट दैट इसके लिए इफ़ इस्तेमाल करें, ड्यूरिंग द टाइम दैट इसके लिए व्हेन और वाइल इस्तेमाल करें। मतलब ज़्यादा लंबे फ्रेजेस भी इस्तेमाल नहीं करने। उसके बाद थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है यूज जार्गन्स ओनली व्हेन नेसेसरी। व्हाट इज जार्गन? सबसे पहले तो आपने देखना है जार्गन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल द न्यू ST7000 provides extensive memory and is extremely user capable, it lacks the requisite capacity for calculating at a high rate of speed. Our computer system is easy to use and has enough memory but is too slow। जार्गन जो होता है वो होता है कि किसी चीज़ की मतलब एक किस्म की ना उसकी अपोजिट बयान करना, वो होते हैं जार्गन। तो वो उस जगह पे इस्तेमाल करें जहाँ पे ज़रूरत हो। इसके बाद होता है राइट विद वर्ब्स एंड नाउन्स, यूज़ द एक्टिव वॉइस, व्हेन इट इज़ नेसेसरी यूज़ पैसिव वॉइस। तो ज़्यादातर आपने जो है वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में यूज़ करने हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब ये होता है एक्टिव वॉइस जिसमें जो सब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है, वो होता है एक्टिव वॉइस। जो पैसिव वॉइस होता है उसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और जो सब्जेक्ट है वो बाद में चला जाता है। तो यूज़ एक्टिव वॉइस। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। द कंपनी सेल्स इंश्योरेंस, ये इस्तेमाल करना है। इंश्योरेंस इज सोल्ड बाय द कंपनी, तो पैसिव वॉइस इस्तेमाल नहीं करना, एक्टिव वॉइस करना है। दूसरा भी ऐसे है, द कंस्ट्रक्शन क्रू रिपेयर्ड द रोड वाज रिपेयर्ड बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये मतलब जो है वो कहता है एक्टिव वॉइस यूज़ करना है, पैसिव वॉइस नहीं करना। तीसरा भी ऐसे है, टेस्ट शोड द न्यू मटेरियल डिड नॉट वेयर वेल, ये जो है मतलब ये पैसिव वॉइस हो गया। व्हेन टेस्ट वर रन इट वाज डिस्कवर्ड दैट गुड वेयर इज नॉट एग्जिबिटेड बाय द न्यू मटेरियल। तो उसमें ये यही कहता है कि आपने ज़्यादातर एक्टिव इस्तेमाल करने, एक्टिव जो है वो ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। अच्छा, इसके बाद देखते हैं चूज़ द राइट वर्ब एंड द राइट नाउन। जो वर्ब और नाउन है वो सही इस्तेमाल करने हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं।
Mr. Johnson ran quickly across the 4-lane street, almost falling down when he stepped in a large hole in the concrete. ये कितने हैं? 22 वर्ड्स हैं. Mr. Johnson sprinted across the boulevard, stumbling when he stepped in a pathhole. तो ये जो है 13 वर्ड्स, मतलब जो सेकंड है ना वो इस्तेमाल करना है आपने ज़्यादा. सॉरी, जो इसमें जो हमने सेकंड सेंटेंस देखा है ना वो आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है. अच्छा, इसके बाद आप आ जाते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी. जो आपकी जो फॉर्मेट है ना डॉक्यूमेंट का, उसे आपने अच्छे तरीके से करना है ताकि जो पढ़ने वाला है ना वो इजीली उसे पढ़ ले. उसमें आपकी के लिए क्या टिप्स हैं? उसमें ये है कि आप यूज़ करें लिस्ट्स, एक लिस्ट बनाएं, उसकी बुलेट्स यूज़ करें, चार्ट्स यूज़ करें, टेबल्स यूज़ करें, इंडेंट्स यूज़ करें. उसके बाद जो वर्ड मतलब आपने बोल्ड किए हुए हैं बोल्ड करें, उसे इटैलिक्स इस्तेमाल करें, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, मतलब एक खूबसूरत अंदाज से ना डॉक्यूमेंट को आपने शेप देना है ताकि जो रीडर है ना वो पढ़ते वक्त उसे खुशी हो, मतलब वो इजीली उसे पढ़ ले. इसके बाद जो है सबसे पहले जब आप लिखते हैं सबसे पहले आप करते हैं प्लान, फिर ऑर्गेनाइज, फिर राइट. सबसे पहले आपने देखना है कि आपने लिखना क्या है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसके बाद राइट करना है. बिफोर यू बिगिन, जब आप शुरू करें उससे पहले हु इज़ द ऑडियंस, सबसे पहले देखेंगे आपकी ऑडियंस कौन है, आप किस तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं. उसके बाद उसका पर्पस क्या, आपका पर्पस क्या है. उसके बाद रीडर जो है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहता है ये आपने देखना है. उसके बाद असेंबल और यूज़फुल इंफॉर्मेशन, जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वो असेंबल करें. डिटरमाइन व्हाट्स इम्पोर्टेंट, उसमें इम्पोर्टेंट डिस्कस करें. चूज़ व्हाट टू लीव आउट, क्या उसमें से बाहर निकालना है वो देखें. ग्रुप इंफॉर्मेशन लॉजिकली, उसके बाद ग्रुप में डिस्कस करें कि क्या हम देखें और क्या ना देखें. इसके बाद 4 वेज टू ऑर्गेनाइज, सबसे पहले डिवीजन करनी है, फिर कंपेयर, कंट्रास्ट, काज इफेक्ट, प्रॉब्लम एनालिसिस, सॉल्यूशन. सबसे पहले उसकी डिवीजन देखें, फिर उसे कंपेयर करें, कंट्रास्ट देखें उसका, उसके बाद उसके काजेज, उसके इफेक्ट, उसके बाद उसका एंड में उसका सॉल्यूशन दें जब भी आप राइट करें कुछ. 90% ऑफ राइटिंग इज री राइटिंग एंड एडिटिंग. लेट द डॉक्यूमेंट कूल, एम टू कट फर्स्ट ड्राफ्ट बाय एटलीस्ट 10%. मतलब सबसे पहले आप उसका एक ड्राफ्ट बनाएं, फिर उसके बाद उसे लिखें. बहुत सी जो राइटिंग होती है वो मतलब री राइटिंग, एडिटिंग, आप उसे एक पहले ड्राफ्ट बनाएं, फिर उसे ऑर्गेनाइज करें, फिर उसके बाद लिखें. तो ये हमारा था आज का टॉपिक राइटिंग स्किल्स. तो थैंक यू. इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी. आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हम एक साथ चलते रहें. अल्लाह हाफिज़.